पढ़ेंगे ऑर्थो का नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर अपन फ्रैक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस फ्रैक्चर का नाम है फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर। मतलब जो फीमर बोन होती है ना, जहाँ पर जो नेक प्रेजेंट होती है, इसका अपन फ्रैक्चर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है, मतलब किसके कितने टाइप्स है इस फ्रैक्चर के। तो पहले बात आती है यहाँ पर फीमर बोन की। फीमर बोन एक लोअर लिम्ब की बोन है जो कि अपना हिप जॉइंट बनाते हैं। जिसका जो हेड होता है ना, वो एसिटाबुलम है पेल्विस पे, उससे अटैच होता है, यहाँ पर फिक्स्ड होता है और यहाँ पर ये हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये थाई के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो नेक ऑफ द फीमर है, इसके अपन को दो तरीके से इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं कि किस तरह से इसका फ्रैक्चर हो रहा है। एक तो इसका फ्रैक्चर हो सकता है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर एंड सेकंड हो सकता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर का मतलब है कैप्सूल के अंदर वाला और एक्स्ट्रा कैप्सुलर का मतलब है कैप्सूल के बाहर वाला फ्रैक्चर। तो जो इंट्रा कैप्सुलर जो फ्रैक्चर है, इसको अपन फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फीमर के अंदर जो नेक प्रेजेंट होते हैं ना, इसका फ्रैक्चर इस जगह पे देखने को मिलता है। ओके, और उसके बाद आता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर जो कि इसका सेकंड टाइप है। तो इसको अपन कह सकते हैं इंट्रा ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, क्योंकि ये इंट्रा ट्रोकेंटर जो रीजन है ना, इसके यहाँ पर अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलता है। एक तो फ्रैक्चर हो गया यहाँ पर, एक फ्रैक्चर हो गया यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर इसके देखते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ द फीमर फ्रैक्चर होगा नेक ऑफ द फीमर का, तो वो नेवर यूनाइट होगा, मतलब वो आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो कभी जुड़ ही ना पाए। और सेकंड होता है इंटरट्रोकेट्रिक, जो फ्रैक्चर होता है वो यूनाइट हो जाता है रेडिली, वो जल्दी यूनाइट हो जाता है। अपन ने इन दोनों की बात की है यहाँ पर कि किस तरह से इनका यूनाइट होता है ये फ्रैक्चर। अब यहाँ पर आते हैं इसके कुछ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अपन को याद होना जरूरी है, क्योंकि जब अपन इसका डायग्नोसिस करेंगे तो अपन को पता होना चाहिए कि इसका जो फ्रैक्चर हुआ है ना, वो कहाँ पर हुआ है। अपन को डायग्नोस करने में हेल्प करेगा और इसके ट्रीटमेंट में भी। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और यहाँ पर है इंटरट्रोकेट्रिक फ्रैक्चर। ओके, तो यहाँ पर एज पे डिपेंड करेगा कि कौन से एज में कौन सा फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर नेक फीमर आफ्टर 50 ईयर एंड आफ्टर 60 ईयर, ये वाला। उसके बाद सेक्स में फीमेल्स के अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये वाला अपन को मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी इंजरी किस तरह से होती है वो है। उसके बाद एबिलिटी टू वॉक में वॉक इन इम्पैक्ट फ्रैक्चर नॉट पॉसिबल। पेन माइल्ड पेन एंड यहाँ पर सीवियर पेन, स्वेलिंग यहाँ पर सीवियर होगी, एकाइमोसिस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, टेंडरनेस होगी, स्क्रेपास ट्रैंगल्स, जो कि वहाँ जो हेड होता है ना, उस जगह पे अपन को देखने को मिलता ही है। और यहाँ पे ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अपन को टेंडरनेस देखने को मिलेगी। जो लेग है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी लेस देन 1 इंच और इस वाले में मोर देन 1 इंच। उसके बाद आता है इसके ट्रीटमेंट की बात। इसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं इंटरनल फिक्सेशन लगवा के, अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैन भी मैनेज इन ट्रैक्शन, इसको अपन ट्रैक्शन दे के मैनेज करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो रहा है ना, जो ये तो होगा नॉन यूनियन और ये होगा माल यूनियन, मतलब ये तो जुड़ेगा नहीं, और ये जो वाला है ये जुड़ेगा लेकिन ठीक से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखा था ना, जो नेक ऑफ द फीमर है ये नेवर यूनाइट हो जाती है। यहाँ पर भी वही है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है वो यहाँ पर नॉन यूनियन है, और यहाँ पे अपन ने बोला था ये यूनाइट हो जाता है रेडिली, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ठीक से जुड़ ना पाए, इसलिए अपन ने इसको कहा है माल यूनियन। तो अब बात आती है इसके पैथो एनाटमी की। यहाँ पर एक एक्सरे दिखाया हुआ है जिसके अंदर क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट इन फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर। अपन ने देखा था कि दो तरह से फ्रैक्चर हो सकता है, एक तो हो सकता है नेक ऑफ द फीमर का, तो ये इसी का डायग्राम है। इस वाले में अपन को दिखाया हुआ है एपी व्यू और इसके अंदर लेटरल व्यू। एपी व्यू क्या मतलब है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, और अगर जब लेटरल साइड से देखेंगे तो अपन को इस तरह का देखने को मिलेगा। इस वाले में क्या है ना, आगे की तरफ तो है एंटीरियर और पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर, लेकिन अपन ने ये ऐसे था तो इसको अपन ने ऐसे कर दिया, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एंटीरियर और ये वाला हो जाएगा पोस्टीरियर। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड, कि जब इस तरह से जब फ्रैक्चर होता है ना नेक ऑफ द फीमर का, तो ज़्यादातर जो फ्रैक्चर होता है ना वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसका किस तरह से होगा, जो डिस्टल फ्रेगमेंट है, डिस्टल फ्रेगमेंट मतलब ये दूर वाला फ्रेगमेंट, मतलब जो नीचे वाला नेक के नीचे वाला जो फ्रेगमेंट है, इसको अपन ने कहा है डिस्टल फ्रेगमेंट। तो ये एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा एंड प्रोक्सिमली माइग्रेट हो जाएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट आल्सो अकर्स इन इंटरट्रोकेट्रिक फ्रैक्चर। अपन ने देखा था यहाँ पे दो तरह के फ्रैक्चर थे, इंटरट्रोकेट्रिक फ्रैक्चर और एंड एक था फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फीमर के नेक का फ्रैक्चर। तो ठीक है, तो इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर को अपन एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर कह सकते हैं। अपन ने वहाँ पे देखा था दो नाम थे,
तो जो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन को इंटरट्रोंकेट्रिक फ्रैक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो नेक के नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब आगे लिखा हुआ है इन इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर। इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर का मतलब है जो नेक का जो फ्रैक्चर है ना वो। द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट इज अटैच्ड टू द डिस्टल फ्रैगमेंट। जो हिप जॉइंट के जो कैप्सूल्स होते हैं वो जो डिस्टल फ्रैगमेंट है उससे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वो प्रिवेंट करते हैं एक्सट्रीम रोटेशन को एंड डिस्प्लेसमेंट को ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट। जो डिस्टल फ्रैगमेंट के उसके रोटेशन को एंड उसके डिस्प्लेसमेंट को वो प्रिवेंट करके रखते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके क्लासिफिकेशन की कि यहाँ पे जो फ्रैक्चर हो रहा है नेक का उसको अपन किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले तो अपन ने इसके टाइप्स देखे थे, फ्रैक्चर के फीमर के टाइप्स देखे थे, इंट्रा कैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अब यहाँ पर आते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो इसके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन, प्रूवेल क्लासिफिकेशन एंड गार्डन्स क्लासिफिकेशन। इसके अंदर भी अपन को कुछ सब फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन में सब कैपिटल क्यूपाइटल फ्रैक्चर, ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर एंड बेसल फ्रैक्चर। फिर सेकंड वाले के अंदर अपन को टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। एंड गार्डन्स क्लासिफिकेशन के अंदर अपन स्टेज देखेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो ये इसके कुछ क्लासिफिकेशन होता है और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन। तो अपन ने देखा था ना यहाँ पर 3 होंगे इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन। एक तो है क्यूबाइटल क्लासिफिकेशन, ट्रांस सर्वाइकल क्लासिफिकेशन एंड बेसल क्लासिफिकेशन। तो अपन ने क्लासिफिकेशन की है, ये किसके बेसिस पे की है? बेसिस ऑफ एनाटोमिकल लोकेशन ऑफ द फीमर। मतलब जो फीमर है इसकी जो नेक है इसके लोकेशन, मतलब किस वाले लोकेशन या फिर किस वाले पार्ट से इसका फ्रैक्चर हो रहा है, इस बेसिस पे अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो क्यूबाइटल फ्रैक्चर के अंदर कहाँ पर होगा ये? फ्रैक्चर जस्ट बिलो द हेड, बिलो द हेड, ये जो हेड है इसके जस्ट नीचे होगा। सब कैपिटल फ्रैक्चर। उसके बाद आता है ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर, जो कहाँ पर होगा? फ्रैक्चर इन द मिडल ऑफ द नेक। ये पूरा नेक है, नेक के बीच में होगा, तो ये वाला क्लासिफिकेशन होगा, ये वाला टाइप होगा। उसके बाद आता है बेसल फ्रैक्चर। तो ये कहाँ पर होगा? फ्रैक्चर एट द बेस ऑफ द नेक, नेक के बिल्कुल बेस पे। एक तो हो गया हेड पर, एक हो गया बेस पर, एक हो गया इनके बीच में। तो अपन ने किस तरह से क्लासिफाई किया? एनाटोमिकल लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के लोकेशन के ऊपर। ओके, अब सेकंड आता है प्यूबिल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर भी अपन को 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो इसको अपन ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? बेस्ड ऑन द एंगल। तो अपन ने इसको एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि जो फ्रैक्चर हो रहा है वो किस एंगल पे हो रहा है। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री पे हो रहा है, 50 डिग्री पे हो रहा है, एक ये हो रहा है 70 डिग्री पे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो अपन को ये याद होना चाहिए कि कौन से एंगल पे कौन सा फ्रैक्चर हो रहा है, तो अपन इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गार्डन्स क्लासिफिकेशन। नहीं, पहले इस वाले में क्या होता है ना, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे ये वाला जो फ्रैक्चर होगा ये होगा स्टेबल, अब इसका एंगल इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, मतलब ये स्टेबल कम रह पाएगा। और ये वाला जो है वो है अनस्टेबल, क्योंकि इसमें ज़्यादा एंगल बढ़ गया, तो ये होगा अनस्टेबल, मतलब इसके मूवमेंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसके बाद आता है गार्डन्स क्लासिफिकेशन। तो अपन ने इसको क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसके डिग्री के बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वाले में अपन ने किया था लोकेशन के थ्रू, उसके बाद सेकंड वाले में अपन ने किया एंगल के थ्रू, अब इस वाले में आएगा थर्ड वाले में डिग्री के थ्रू। तो अपन यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ओके, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पे फेमर का जो हेड प्रेजेंट है, यहाँ पे एसिटाबुलम है। तो इन तीनों चारों के अंदर अपन को कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, इस वाले में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, इस वाले में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इसमें और ज़्यादा हो गया है, इस तरह से। जो ये फर्स्ट वाला जो स्टेज है इसके अंदर अपन को क्या मिलेगा? इसके अंदर अपन को जो फ्रैक्चर है वो इनकम्प्लीट मिलेगा, मतलब पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, मतलब थोड़ा बहुत ही फ्रैक्चर होगा।
एंड जो सेकेंड स्टेज का जो फ्रैक्चर है इसके अंदर कंप्लीट बट अनडिस्प्लेस्ड होगा, मतलब एक कंप्लीट फ्रैक्चर तो हो गया लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये अपनी जगह पर ही बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, इसके अंदर कंप्लीट फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर कंप्लीट हो रहा है लेकिन पार्शली डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब पूरा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, पार्शली डिस्प्लेस्ड हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत अपने अलाइनमेंट के अंदर है। उसके बाद आता है स्टेज 4 का क्लास, स्टेज 4 का फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर कंप्लीट हो रहा है एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पूरा हो रहा है, मतलब पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है, पूरा फ्रैक्चर हुआ है लेकिन अपनी जगह पे ही बना हुआ है। इस वाले के अंदर फ्रैक्चर हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट इनके बीच में बना हुआ है, लेकिन इस वाले में क्या है, फ्रैक्चर भी पूरा है और पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड हो गया है। इस डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं गार्डन्स क्लासिफिकेशन को। ये है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 4 के अंदर क्या है ना, अपन को ट्रेबिकुलर जो पर्ज होता है उसके अंदर भी अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। ट्रेबिकुलर बाइंडिंग ओनली, इसके अंदर सिर्फ बाइंड हुआ है। सेकंड वाले में ट्रेबिकुलर बिटवीन हेड एंड नेक ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड, ब्रोक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पर हो जाएगा। ऑल थ्री सेट्स ऑफ ट्रेबिकुलर आउट ऑफ लिगामेंट, और इस वाले के अंदर है एसेटाबुलर एंड हेड ट्रेबिकुलर इस अलाइनमेंट में है, बिटवीन हेड एंड नेक नॉट अलाइंड। तो इसके अंदर भी अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अपन ने ये लिखा हुआ है, जो स्टेज फर्स्ट है इसके अंदर इनकम्प्लीट है फ्रैक्चर, जिसका जो हेड है वो टिल्ट हो जाएगा पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन के अंदर, पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन के अंदर जिसका हेड हो जाएगा टिल्ट हो जाएगा। ऑप्ट्यूस एंगल लेटरली एट द ट्रेबिकुलर स्ट्रीम, कोल्ड है जिसको अपन कह सकते हैं इम्पैक्ट और अबडक्टेड फ्रैक्चर। तो सेकंड वाले के अंदर आता है जो फ्रैक्चर है वो कंप्लीट होगा बट अनडिस्प्लेस्ड होगा, अपन ने देखा था। तो ब्रेक इन द ट्रेबिकुलर स्ट्रीम विथ लिटिल एंगुलेशन के साथ ब्रेक होगा वो। उसके बाद आता है थर्ड, फ्रैक्चर कंप्लीट एंड पार्सली डिस्प्लेज, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगा और पार्सली डिस्प्लेस्ड होगा। डिस्टल फ्रेगमेंट जो होता है, अपन ने बात किया था डिस्टल फ्रेगमेंट, जो साफ्ट वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है नेक का, उसकी बात अपन कर रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर के नीचे वाले पार्ट की, उसका एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा, जिस कारण से अपन को क्या देखने को मिलेगा, ये कोज होगा इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड का, सॉरी इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड का। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ट्रेबिकुलर स्ट्रीम है वो एट द फ्रैक्चर साइड ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा वो। उसके बाद है स्टेज 4 के अंदर, स्टेज 4 के अंदर अपन देखा था जो जो फ्रैक्चर हो रहा था वो कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगा और वो पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका जो डिस्टल फ्रेगमेंट होता है उसका रोटेशन फर्दर आउटवर्ड, उसका आउटवर्ड साइड और भी ज़्यादा रोटेशन हो जाएगा एंड लॉस द कॉन्टेक्ट विथ हेड, ओके। उसके बाद आता है टोटल लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द हेड एंड नेक ट्रेबिकुलर स्ट्रीम, डिफ़िकल्टी टू डिसाइड द स्टेज ऑफ द फ्रैक्चर। तो इसके अंदर अपन कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टेज का फ्रैक्चर है, इस तरह से। तो ये इसके टाइप्स हो गए। अब अपन पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म कि किस तरह से अपन को देखने को मिल सकते हैं, किस किस तरह से जो फ्रैक्चर है वो हो सकते हैं। जो एल्डर्स पीपल्स है उसके अंदर अपन को ट्राइबल फोर्स के कारण फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। ये जो ट्राइबल इंजरी होती है, कौन सी इंजरी होती है, जैसे कोई है जो फर्स्ट से फिसल गया है या फिर चलते वक्त उसने कोई स्टेप है वो मिस कर दिया है, तो जो इंजरीज होती है वो अपन को एल्डर पर्सनस के अंदर देखने को मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो एक डिजीज होती है, तो वो क्या है ना, उसके अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर एट द एज, ओके। तो अगर जिसके अंदर ये है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। एंड जो यंग अडल्ट होते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलता है मोर सीवियर इंजरी के साथ। एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं ना उसके अंदर अपन को ये जो फ्रैक्चर है वो अनकॉमनली देखने को मिलता है। तो अपन ने यहाँ पे तीनों एज ग्रुप की बात कर ली, एल्डर पर्सन, अडल्ट एंड चिल्ड्रन। अब आती है इसका डायग्नोसिस की बात कि अपन इस जो फ्रैक्चर हुआ है उसको अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अपन को याद रखना है यहाँ पर अपन को दो जो अपन ने टाइप्स देखे थे ना उनको डायग्नोसिस करना है। एक तो होता है इंट्रा कैप्सुलर एंड था एक था एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो अपन इन दोनों को डायग्नोसिस करना है, तो अपन इन दोनों की बात करेंगे। तो इसका डायग्नोसिस अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है क्लिनिकल फीचर्स एंड सेकंड आएगा रेडियोलॉजिकल फीचर्स। तो अपन फर्स्ट वाला देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। अगर कोई पेशेंट है वो इम्पैक्ट फ्रैक्चर है उसके अंदर, तो मैं अराइव्ड वॉकिंग कंप्लेंट लिटिल पेन ग्रोइंग। तो जो पेशेंट है ना वो आएगा
वॉक करते हुए आएगा और वो कंप्लेन करेगा अपन को कि उसको जो ग्रोइन है वहाँ पे उसको पेन हो रहा है। और फिर मोर ऑफ्टन जो एल्डर जो पर्सन्स अपन ने देखे थे जिनको यहाँ पर इंजरी हो रही थी, तो उसके अंदर इन पेशेंट के अंदर क्या होगा ना, ये अपन को कंप्लेंट करेंगे इनको ग्रोइन में पेन हो रहा है और वो ठीक से वॉक कर नहीं पा रहे हैं, वो अपने जो लिम्ब है उसके ऊपर मूव नहीं कर पा रहे हैं और वो बिल्कुल भी वेट बियर नहीं कर पा रहे हैं और उनको ज़्यादातर उनको बहुत पेन हो रहा है, वो मतलब चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा किस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है? ट्रिवियल इंजरी के कारण। ये कौन सी इंजरीज होती है? जैसे कोई फर्श से गिर गया या फिर फर्श के ऊपर फिसल गया या फिर चलते वक्त उसने स्टेप है वो मिस कर दिए, तो इस कारण से अपन को यहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे डायग्नोसिस की, तो ये तो हो गया कि क्या क्या होता है इसके अंदर। अब उसका डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे? तो अपन को केयरफुली कुछ चीज़ें हैं जिसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि अपन एक्सटर्नल रोटेशन होगा लेग का, अपन को चेक करना है केयरफुली। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग का एक्सटर्नल रोटेशन, जो पटेला है वो फेसिंग आउटवर्ड्स, जो लेग है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, तो अपन को ये चेक करना है। टेंडरनेस चेक करनी है अपन को। अटेम्प्ट हिप मूवमेंट पेनफुल सीवर स्पास अपन को देखने को मिल सकता है। एक्टिव स्ट्रेट लेग अराइजिंग नॉट पॉसिबल, जो पेशेंट है वो ये जो मूवमेंट है वो कर नहीं पाएगा, एक्टिव स्ट्रेट लेग अराइज नहीं कर पाएगा। तो जो इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो फ्रैक्चर है उसके अंदर अपन को ये सब देखने को मिल सकता है। और इसका डायग्नोसिस करने के लिए अपन को अच्छे से पता होना चाहिए कि इन दोनों जो फ्रैक्चर्स है, ये दोनों फ्रैक्चर कहाँ पर होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अपन ने देखा था इसके फर्स्ट पेज पे अपन ने देखा था इसके डिफरेंसेस, तो अपन ने वो इसलिए पढ़ा था ताकि अपन अच्छे से डायग्नोसिस कर पाए कि कौन सा फ्रैक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अपन इसके डायग्नोसिस में पढ़ा था क्लिनिकल फीचर्स। अब आते हैं इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स। तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर क्या है ना, जो पेल्विस है मतलब जो हिप जॉइंट है वहाँ का अपन एक्सरे लेंगे। एक्सरे या तो अपन एक हिप का भी ले सकते हैं या दोनों हिप का भी ले सकते हैं। अगर अपन दोनों हिप का एक्सरे लेंगे तो अपन अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे से कंपेयर करके देख पाएंगे कि किस साइड मतलब कौन सी इंजरी, मतलब किस तरह से इंजरी हुई है और कितनी सीवियर इंजरी हुई है, अपन इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेल्विस विथ बोथ हिप्स अफेक्टेड हिप अलोंग हिप सॉरी हेल्प्स कंपेयरिंग टू साइड्स। या तो अपन एक साइड अपन दोनों साइड्स के ले लें या फिर अपन एक साइड का भी ले सकते हैं। तो और अगर दोनों साइड का लेंगे अपन तो अपन को हेल्प मिलेगी उसके दोनों के अंदर कंपेयर करके देखने के लिए। तो फ्रैक्चर शुड बी नोटिस्ड, अपन को कुछ चीज़ें जो उसके अंदर नोटिस करनी चाहिए। ब्रेक कि किस चीज़ का ब्रेक हुआ है, मीडियल कोर्टेक्स ऑफ द नेक, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीमर, लेस ट्रोकेंटर अपेयरिंग मोर प्रोमिनेंट, ब्रेक ट्रेबिकुलर स्ट्रीम एंड ब्रेक सेंटोस लाइन। ये इनका ब्रेक हो जाएगा। अपन को देखना है कि पैर किस तरफ मूव कर रहा है किस तरफ नहीं मूव कर रहा है, तो ये सब। तो अब बात आती है इसके कुछ ट्रीटमेंट्स की। तो इसके ट्रीटमेंट्स में क्या है ना, जो ये जो ट्रीटमेंट होता है ना फीमर के नेक का जो फ्रैक्चर हुआ था इसका ट्रीटमेंट, तो इस फ्रैक्चर को अपन अनसॉल्व फ्रैक्चर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। जैसे अपन ने देखा कि एक ही साइड पे कितने सारे फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, कितने सारे, तो इसके 3 क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर भी इसके और भी क्लासिफिकेशन है फिर, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मसल्स नर्व सप्लाई ये सब होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है वो 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो है ब्लड सप्लाई और एक होता है इसका रिडक्शन। जो ब्लड सप्लाई टू द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट इज कट, क्योंकि जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट है जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है वो कट हो जाएगी एंड डिफ़िकल्टी अपन को देखने को मिलेगी टू अचीव रिडक्शन। रिडक्शन जब अपन करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए कि ताकि वो जो फ्रैक्चर है वापस अपने अलाइनमेंट के अंदर आ जाए, उसको अपन रिडक्शन कहते हैं। तो इसका जो रिडक्शन करने के अंदर भी जो अपन रिडक्शन करेंगे उसके अंदर भी अपन को कुछ डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी एंड जो रिडक्शन है इस ये हो भी नहीं पाएगा और या फिर हो जाएगा तो उसको अपन को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब इतना आसानी से नहीं होगा बिकॉज क्योंकि प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट इज़ टू स्मॉल, क्योंकि जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट होता है ना काफ़ी छोटा होता है। तो अगर रिडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा तो फिर अपन को ऑपरेटिव ट्रीटमेंट अपन को इसके अंदर करना पड़ेगा। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर जैसे अपन को उस पार्ट को खोलकर वहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या फिर स्क्वेयर्स या प्लेट्स वगैरह उसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे ताकि वो अपने अलाइनमेंट में बने रहे फ्रैक्चर
दोनों के डिस्टल एंड प्रोक्सिमल फ्रैक्चर के जो पार्ट है वो और उनका अच्छे से हीलिंग हो पाए, मतलब वो अच्छे से जुड़ पाए। तो अपन इसका ट्रीटमेंट भी दो तरीके से देखेंगे, मतलब दो फ्रैक्चर के अंदर देखेंगे। एक तो होगा इम्पैक्ट फ्रैक्चर एंड सेकंड होगा अनइम्पैक्ट और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं फर्स्ट वाला इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो अगर मान लो इस तरह का फ्रैक्चर हुआ तो ये अपन सब के अंदर अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑल एज ग्रुप के अंदर कौन सा मेथड के साथ, कंजर्वेटिव मेथड के साथ अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं ना उसके अंदर अपन हिप स्पाइका, एंड जो अडल्ट होते हैं ना उसके अंदर अपन थॉमस स्प्लिंट, ये एक स्प्लिंट था जो अपन ने पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो इन दोनों को अपन यूज़ करके उसके जो लिम्ब है उसको इमोबिलाइज कर देंगे। तो अपन जो इस तरह से अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर के अंदर। तो अब इसके बाद आता है अनइम्पैक्टेड और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन का एक ही एम होता है कि जो पेशेंट है अप टू 60 ईयर ऑफ एज के, तो उसके अंदर अपन को क्या करना है, उसके अंदर अपन को यूनियन करना है, मतलब उसको ये जो फ्रैक्चर हुआ है उसको जोड़ना है। तो इसके लिए अपन इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करते हैं, ये उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि ओपन रिडक्शन, मतलब अपन इसको अपन कह सकते हैं ओपन रिडक्शन, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्लोज रिडक्शन नहीं हो पा रहा तो अपन ओपन रिडक्शन करेंगे। तो फेलियर ऑफ दिस टाइप रीजनेबल हाई। तो जो अपन जो इंटरनल फिक्सेशन कर रहे हैं ना, ये कभी कभी अपन को या फिर ज़्यादातर टाइम अपन को देखने को मिला है कि ये फेल हो गया ये टैप। तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं ना, जो एक्साइज द हेड ऑफ द फीमर एंड रिप्लेस इट बाय प्रोस्थेसिस, कि जिसका जो हिप है ना उसको अपन प्रोस्थेसिस के साथ रिप्लेस करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी ओल्डर पर्सन के अंदर हो रहा है ना, तो इस कारण से अपन यहाँ पे प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं। यंगर जो पेशेंट है, ये तो होगी ओल्डर पर्सनस की बात। यंगर पर्सनस में क्या होता है ना, जो मान लो कोई पर्सन है जिसको फ्रैक्चर हुआ है और वो अपने पास आता है लेट स्टेज में, जैसे उसको फ्रैक्चर हुआ वो तब नहीं आया है, वो आया है कुछ टाइम बाद। तो उसके अंदर क्या होता है ना, जो क्लोज रिडक्शन अपन करके जो ट्रीटमेंट अपन देते हैं ना क्लोज रिडक्शन के साथ, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर वो जल्दी आ जाता ना तो अपन उसको क्लोज रिडक्शन के साथ भी का ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन वो जल्दी नहीं आया, लेट आया, तो अपन को इसके अंदर करना पड़ेगा ऑपरेटिव रिडक्शन। और इसका अच्छे से रिजल्ट पाने के लिए अपन को ये गुड रिजल्ट पाने के लिए अपन को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि है एक्यूरेट रिडक्शन। अपन को उसका रिडक्शन अच्छे से करना है एंड गुड फिक्सेशन का अपन उसको अंदर यूज़ करना है कि अपन क्या लगा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की, कि अपन किस तरह से इसको पूरा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक चार्ट है फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर का। तो इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो फ्रैक्चर है वो अनडिस्प्लेस्ड है, या फिर जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है। मतलब अनडिस्प्लेस्ड का मतलब है वो फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन वो अपनी जगह पे ही बने हुए हैं उसके प्रोक्सिमल एंड डिस्टल फ्रेगमेंट्स। एंड जो डिस्प्लेस्ड के अंदर क्या होता है ना, जो फ्रैक्चर था वो दूर दूर चले गए हैं, मतलब उसके दोनों फ्रेगमेंट। तो अनडिस्प्लेस्ड के अंदर क्या होगा ना, आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ रिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। कंजर्वेटिव मेथड अपन यूज़ कर लेंगे एंड मल्टीपल स्क्वायर्स उसके अंदर अपन लगा देंगे। लेकिन जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है उसका क्या करेंगे, तो अगर जो पेशेंट है वो लेस देन 60 ईयर का है और इस वाले के अंदर अगर पेशेंट मोर देन 60 ईयर्स का है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अगर लेस देन 60 ईयर का है तो अपन उसके अंदर यूज़ करेंगे क्लोज रिडक्शन। ठीक है, तो क्लोज रिडक्शन के अंदर कुछ ऑपरेटिव मेथड तो करना नहीं पड़ेगा, ये तो क्योंकि ये तो नॉन ऑपरेटिव मेथड है, ऑपरेटिव मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो अपन इसके लिए क्लोज रिडक्शन यूज़ करेंगे अंडर एक्सरे कंट्रोल। मतलब अपन एक्सरे कर करके देखते रहेंगे, उसके बाद रिडक्शन होने के बाद अपन उसका एक्सरे करवा के देखेंगे कि उसका रिडक्शन ठीक से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हो सकता है जो अपन ने रिडक्शन किया है वो अच्छे से हो जाए, वो पॉसिबल हो जाए, वो अच्छे से हो जाए। लेकिन या फिर ऐसा हो सकता है जो रिडक्शन किया है ना वो अच्छे से नहीं हो पाया। अगर वो रिडक्शन है वो पॉसिबल है, वो अच्छे से हो गया है, तो मल्टीपल स्क्वायर्स अपन उसके अंदर फिक्स कर देंगे ताकि वो अपनी जगह पे ही बना रहे, उसका दोबारा डिस्प्लेसमेंट ना हो। मतलब जब वो मूवमेंट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो अपन उसके अंदर कुछ फिक्स कर देंगे। तो फिर यहाँ पर ये है कि अपन ने रिडक्शन किया है, अगर वो ठीक से नहीं हो पाया है, अगर वो ठीक से नहीं हो पा रहा है तो अपन उसके लिए ओपन रिडक्शन यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अपन क्लोज रिडक्शन कर रहे थे, अगर ये क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है तो अपन उसके अंदर ओपन रिडक्शन करेंगे एंड स्क्वायर से उसके अंदर फिक्स्ड कर देंगे। फिर बात आती है यहाँ पर मोर देन 60 ईयर्स के पर्सनस की। तो अपन इसके अंदर क्या है ना, प्रोस्थेसिस रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब उसके अंदर प्रोस्थेसिस लगा देंगे उसके जॉइंट्स के अंदर या फिर उसके फ्रैक्चर जो पार्ट हुआ है ना वहाँ पर।
विथ अदरवाइज नॉर्मल हिप, हिप विथ प्री एक्साइटिंग आर्थराइटिस, या तो वो नॉर्मल हिप है, अगर हो सकता है कि वो आर्थराइटिस वाला हिप भी हो सकता है। अगर नॉर्मल हिप है तो अपन हेमी आर्थोप्लास्टी करेंगे उसके अंदर। अगर आर्थराइटिस वाला है तो अपन उसके अंदर ही पूरा रिप्लेसमेंट कर देंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन ने 4 चीज़ें देखी कि अपन किस किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्वेयर्स फिक्स्ड करके, या फिर ओपन रिडक्शन और स्क्वेयर्स फिक्स्ड करके, या फिर हेमी आर्थोप्लास्टी करके, या फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है इंटरनल फ्रिक्शन की, अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कैल्केनियस स्क्वीड्स, डायनेमिक हिप स्क्वीड्स एंड मल्टीपल कोलन्स स्पाइन पिंस, या फिर मोरिस पिंस अपन यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपन कौन कौन से ऑपरेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके अपन सिर्फ यहाँ पे नाम देखेंगे। MC म्यूरेस ओस्टियोटोमी, हेमी आर्थोप्लास्टी, मेटर प्रोसीजर। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट कर लिया। हो सकता है कि ट्रीटमेंट करने के बाद जब वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाए, तो यहाँ पे अपन 3 तरह के कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे अपन ने देखा था पहले नॉन यूनियन हो रहा था, और हो सकता है वेस्कुलर नेक्रोसिस भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन भी वहाँ पर डेवलप हो सकती है, अगर वो जो फ्रैक्चर है वो ठीक से यूनाइट नहीं हुआ है तो अपन यहाँ पे फर्स्ट वाला देखेंगे नॉन यूनियन, कि नॉन यूनियन है वो किस कारण से हो रहा है, वो किस कारण से जुड़ नहीं पा रहा है वो फ्रैक्चर जो हुआ था वहाँ पर। तो 30 to 40% के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है। 30 to 40 ये आपको देखने को मिलता है इंट्रा कैप्सुलर जो फ्रैक्चर था उसके अंदर। एक तो अपन ने देखा था इंट्रा कैप्सुलर एंड अपन ने देखा था एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो ये इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर की बात हो रही थी, और ये किस कारण से होता है कि वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से नहीं पहुँच पा रही है, या फिर जो अपन ने इमोबलाइज किया है जो फ्रैक्चर को अपन ने ठीक से नहीं किया है। इन एडिक्वेट इमोबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर एंड पुअर ब्लड सप्लाई के कारण अपन को ये देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर विच हैज़ फेल्ड टू यूनाइट इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, अगर वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक से यूनाइट नहीं हुआ है तो उस कारण से भी अपन मतलब वो फेल हो गया है, तो वहाँ उस कारण से अपन को नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अपन को कुछ कंप्लेंट्स देखने को मिलेगी। अपन को पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसको पेन हो रहा है, और जो वेट वियर नहीं कर पा रहे हो, चल फिर नहीं पा रहा है, अपने लिम्स को यूज़ में नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो लिम है वो छोटा हो जाएगा, एक्सटर्नली रोटेटर हो जाएगा, एंड एक्टिव स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज जो कर नहीं पाएगा वो नॉट पॉसिबल, मतलब कर नहीं पाएगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रीटमेंट में है नॉन यूनियन डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर, एंड जो फीमेल का जो हेड है उसके एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन अपने देखा था। अगर ऐसा है तो नॉन यूनियन उसमें हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को इसका जो नेक है, जो फीमेल का जो नेक है उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, एंड प्यूबल से ऑस्टेटोमी पर करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं नॉन यूनियन का। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट करने के बाद ये जो फ्रैक्चर हुआ था वो वापस यूनियन हो जाएगा। अब आती है इसके सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात, जिसका नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होगा कि जो फीमेल का जो हेड है वहाँ पर ठीक से जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो कट हो गई है, इनसफिशेंट हो गई है, तो उस कारण से जो उसका हेड है वहाँ पर एवेस्कुलर नेक्रोसिस अपन को देखने को मिलेगा। तो इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाइपोलर आर्थोप्लास्टी करके, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके, हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टिक करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना वो फ्यू वीक्स मतलब फ्यू ईयर्स के बाद अपन को देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो कुछ सालों बाद देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ये क्यों होता है, एवेस्कुलर डिफॉर्मिटी ऑफ द हेड, अगर हेड में कोई एवेस्कुलर डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मेशन हो गया है, तो उस कारण से अपन को ऑस्टियो आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। एवेस्कुलर डिफॉर्मेशन मतलब कुछ बन गया वहाँ पर। तो अब है यहाँ पे नॉन यूनियन इन फॉल्टी अलाइनमेंट, अगर वहाँ पर नॉन यूनियन रह गया है, नॉन यूनियन फॉल्टी अलाइनमेंट, तो उस कारण से भी ऑर्थो आर्थराइटिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे, इसका ट्रीटमेंट के लिए अपन इंटरट्रोकेंट्रिक ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं, आर्थो ड्रेसिंग कर सकते हैं हिप की, एंड सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है हिप रिप्लेसमेंट, कि अपन उस पूरे हिप का ही रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये थे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है जो फीमर है उसके नेक का फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर, जिसके अंदर अपन यहाँ पर 2 टाइप्स देखे, इंट्रा कैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स के। फिर अपन ने इसके पैथो एनाटॉमी देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। उसके बाद अपन ने देखा इसके कुछ क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन देखे थे अपन ने।
एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन थे। उसके बाद था प्यूवेल्स क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर भी इसके 3 क्लासिफिकेशन थे। उसके बाद होता है गार्डन्स क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर अपन ने इसके 4 स्टेजेस देखे थे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। उसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से अपन को चोट लग सकती है। उसके बाद अपन ने डायग्नोसिस किया क्लिनिकल फीचर्स एंड रेडियोलॉजिकल फीचर्स के थ्रू। फिर यहाँ पर अपन ने देखे थे इसके ट्रीटमेंट इम्पेक्टेड फ्रैक्चर के एंड अनइम्पेक्टेड और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के। इसके ट्रीटमेंट में अपन ने देखा कि अपन किस तरह से ऑपरेटिव मेथड करके या फिर नॉन ऑपरेटिव मेथड करके किस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी अपन के पास कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाते हैं, तो अपन ने कॉम्प्लिकेशन देखे और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया। तो ये था अपना फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर।